आइए दोस्तों, स्टेप पेपर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। इनमें से कौन सा है स्ट्रेस का फिजिकल साइन नहीं है? तो ड्राई माउथ, फैटिग यानी कि थकान, और कोल्ड हैंड्स ये आपके फिजिकल साइन के अंदर आते हैं, और गिल्ट, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन ये सब आपके मेंटल साइंस के अंदर आते हैं। तो मेंटल साइन हो गया आपका गिल्ट, इसलिए फिजिकल साइन नहीं है, तो करेक्ट आंसर गिल्ट होगा, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज। अपनी खुद की कैपेबिलिटीज, अपने खुद के कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। एनी वन यूज ऑफ एंटीवायरस इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर एक यूज बताना है एंटीवायरस का। अब बोलोगे यहाँ पे ऑप्शंस क्यों नहीं दे रखे? कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहें आप। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसके आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, आपको खुद से आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हो जाएगा ये। एक यूज बताना है एंटीवायरस का। हम लिख सकते हैं कि हमारे डाटा को चोरी होने से बचाता है, यानी कि इट प्रोटेक्ट्स अवर डाटा फ्रॉम गेटिंग स्टोलन। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे डाटा को करप्ट होने से बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स अवर डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्टेड फ्रॉम वायरस, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, इट इज नीडेड फॉर डिवाइस प्रोटेक्शन। अगर ये वाली लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, इतना लिख दोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के मैनेजरियल फंक्शन के अंदर इनमें से कौन सा आता है? तो एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक चार्ट बना रखा है, मतलब मैंने नहीं बनाया, ये सीबीएसई वालों ने बनाया है। ये जो चार्ट है यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए एंटरप्रेन्योर के, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, कॉमर्शियल फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, रिस्क टेकिंग और इनोवेशन आते हैं। कॉमर्शियल फंक्शन के अंदर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग और एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। प्रमोशनल के अंदर आइडिएशन, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग, रिक्वायरमेंट और फाइनेंसिंग आता है। मैनेजरियल फंक्शन के अंदर जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड नेगोशिएशन आता है। क्या ये याद करने पड़ेंगे हमें? जी बिल्कुल, आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे। और मैंने सुना है जो ज़्यादा पढ़ाता है उसी को गाली पड़ती है, तो याद रख लेना, है ना। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ाई होंगी ये चीज़ें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ने नहीं पढ़ाई, जिन्होंने पढ़ाई है अच्छी बात है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। मैनेजरियल के अंदर आपका प्लानिंग मिल गया है मुझे, तो शायद प्लानिंग ऑप्शन में है जी। मैनेजरियल फंक्शन के अंदर प्लानिंग आ गया आपका। मिस्टर मोहन इज ओनर ऑफ अ बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है, बिस्किट फैक्ट्री के मालिक है मोहन जी। ही पेज हिज एम्प्लॉइज ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर एक महीने के पहली तारीख को वो अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट दे देते हैं। फंक्शन बताना है उनका एंटरप्रेन्योर के रूप में, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, इसमें कोई नया प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे हैं, कोई रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं कि इनकम को डिवाइड कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि वो शायद इनकम को डिवाइड कर रहे हैं, सैलरी बांट रहे हैं, तो आप डी वाला ऑप्शन टिक मार दोगे, लेकिन डी भी गलत है। आंसर होगा बी, मैनेज द बिजनेस। अच्छा, डी क्यों गलत है? इनकम डिवाइड करने का मतलब है कि जो भी वो पैसा अपने बिजनेस से कमा रहे हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं, मशीनरी में, रॉ मटेरियल्स में, तो वो सब चीजें अलग हो जाएंगी। इसका आंसर होगा मैनेज द बिजनेस। अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, पहली डेट को ही सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। आप चाहो तो वीडियो पॉज करें, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर और मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, वैसे वन शॉट में आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से क्वेश्चन जैसे शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने थे। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहना खुद से और कमेंट में बताना कि आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी इज डिजाइन्ड टू। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में आपको हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन दिया जाता है, उसका यूज क्या होता है? तो हाई कॉन्ट्रास्ट उनके लिए होता है जिनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन को, तो स्क्रीन को देखने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन है। देखने में प्रॉब्लम आ रही है उसका मतलब उसको विजुअल इंपेयरमेंट है, तो आंसर हो जाएगा विजुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक हम टेक्स्ट बेस्ड यानी कि लिख के मैसेज कर रहे हैं और इंस्टेंटली मैसेज जा रहा है और वो इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहा है और हम इंस्टेंटली देख रहे हैं। इंस्टेंटली मतलब तुरंत की तुरंत। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चैटिंग कर रहा हूँ और इंटरनेट की हेल्प से कर रहा हूँ और टेक्स्ट बेस्ड लिख लिख के कर रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग एन प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर। तो किसी भी जगह को इमरजेंसी या फिर डिजास्टर के केस में खाली करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवैक्यूएशन। ठीक है, इवैक्यूएशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम डैश दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज इन डेंजर। तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिससे कि एम्प्लॉयज की जान को खतरा हो सकता है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? हम हैजार्ड बोलते हैं। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाई और सेल प्रोडक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वो फॉर्म जहां पे कस्टमर्स प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन डैश नेटवर्क ईच कंप्यूटर हैज एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू। इस टाइप के नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर के पास अपना अपना बराबर लेवल का काम करने वाला सीपीयू होता है, इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू होता है। तो आंसर होगा पीयर टू पीयर। अच्छा अच्छा, इसका आंसर लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, पीयर टू पीयर से आंसर होगा। और दो तरह के नेटवर्क बताए थे आपको, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी सभी कंप्यूटर्स को, जिनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके सामने 6 क्वेश्चन है जिनमें आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए, ओपन ऑफिस राइटर से जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समझो अब। तो ओपन ऑफिस राइटर से जब भी हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो ओडीटी उसकी एक्सटेंशन होगी। ओडीटी का मतलब है कि फाइल के नेम के एंड में ओडीटी लिखा हुआ होगा। ठीक है, ओडीबी किसकी होती है? वो ओपन ऑफिस बेस की होती है। ओडीएस किसकी होती है? ओपन ऑफिस कैल्क की होती है। डीओसीएक्स एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी वर्ड की होती है, एमएस वर्ड की, जो कि सिलेबस में नहीं है। The dash provides a convenient way to group reusable objects such as graphics and sounds that you can insert into your document। तो यहाँ पे बात हो रही है ओपन ऑफिस राइटर की, जहाँ पे आपको बहुत सारे वो मिलते हैं, ग्राफिक्स, साउंड और इमेजेस या फिर ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। आंसर हो जाएगा गैलरी। गैलरी के अंदर आपको ये सब चीजें दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे। कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम्स इन अ वर्ड। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत आ गया है यहाँ पे, ये मेरी मिस्टेक है, मुझे माफ किया जाए। ये सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ गया है, इसको आप ना करें, बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ेंगे। यूज द डैश टैब टू फॉर्मेट द एंट्रीज ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में एंट्रीज को फॉर्मेट करने के लिए आप किस टैब का यूज करते हैं? आंसर हो जाएगा एंट्रीज टैब। तो एंट्रीज टैब से आप एंट्रीज को फॉर्मेट कर सकते हो। एंट्री बोले तो आपका जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है? कंटेंट्स होते हैं, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम, उसका पेज नंबर। तो चैप्टर का जो नेम है उसको आपको गायब करना है, केवल चैप्टर नंबर ही चाहिए, या फिर पेज नंबर गायब करना है, हाइपर लिंक वगैरह लगाने हैं, तो वो सब एंट्रीज टैब से होता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली। टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ बदलाव गलती से ना हो जाए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? आंसर होगा प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2 फाइल्स रिक्वायर्ड होती है मेल मर्ज के लिए। कौन कौन सी फाइल्स होती हैं वो? एक होता है डाटा सोर्स, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, डाटा सोर्स में आपके सारे के सारे एड्रेसेस की लिस्ट होती है, लिख देता हूं फिर भी यहाँ पे। एक हो गया आपका डाटा सोर्स, ठीक है, और एक हो गया आपका मेन डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाटा सोर्स में आपके एड्रेसेस की लिस्ट होती है, मेन डॉक्यूमेंट में आपका लेटर होता है। फिर से 6 क्वेश्चंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नहीं है, 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो हर एक वर्कशीट के बॉटम पे एक स्मॉल टैब होता है जो कि इंडिकेट करता है डैश को। तो क्या इंडिकेट करता है? वो नेम ऑफ द वर्कशीट को इंडिकेट करता है। आंसर होगा जब बी। इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, गोल सीक से भी अच्छी फॉर्म होती है सॉल्वर। गोल सीक क्या होता है? गोल सीक में हम बैकवर्ड वर्क करते हैं। जैसे मान लो, एक ही एग्जांपल देता हूं हर बार, फिर भी वही एग्जांपल दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल दूंगा, रेट दूंगा और टाइम दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। गोल सीक में उल्टा करते हैं, मैं सिंपल इंटरेस्ट दे दूंगा, प्रिंसिपल दे दूंगा, रेट दे दूंगा, टाइम निकल के आ जाएगा। मतलब जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे इतनी सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ये हो गया आपका गोल सीक। तो यहाँ पे मैंने गोल सीक में क्या किया? केवल एक वेरिएबल है, यानी कि टाइम। टाइम चेंज हो सकता है अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट चेंज करता हूं तो, लेकिन सॉल्वर के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी ले सकते हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सॉल्वर। आगे बढ़ेंगे। फिर से 6 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, वही पीछे वाले 6 क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, सॉरी। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गए थे, अब ये बाकी के 3 आ गए, है ना।
डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशंस चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। तो स्टार्ट और टारगेट लोकेशंस की पोजीशन एक दूसरे से रिलेटिवली चेंज हो जाती है, तो कौन सा लिंक काम करना बंद कर देगा? आंसर होगा रिलेटिव लिंक। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक में जब आपका टारगेट लोकेशन वाली फाइल है उसको हम किसी दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो वो टूट जाता है। रिलेटिव लिंक तब टूटता है जब हम स्टार्ट और टारगेट लोकेशन की रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर देते हैं। यानी कि एक ही फोल्डर में मैंने दो फाइल ले ली, ए और बी दो फाइल मैंने एक ही फोल्डर में ले ली, तो अगर मैं पूरे का पूरे फोल्डर को दूसरी जगह ले जाऊंगा, ए और बी अभी भी इसी के अंदर है, तो रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। लेकिन केवल मैं बी को उठा के कहीं और ले जाऊं या फिर ए को उठा के कहीं और ले जाऊं तो रिलेटिव लिंक टूट जाएगा। ये क्या है? हाइपर लिंक है ना। हाइपर लिंक के दो टाइप पढ़े थे हमने, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, समझा दिया अभी, है ना। द फॉलोइंग ऑप्शंस आर डिसेबल्ड व्हेन स्प्रेडशीट इज इन शेयर्ड मोड। तो जब भी स्प्रेडशीट हमारी शेयर्ड मोड में ओपन होती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन डिसेबल हो जाता है? तो कंसोलिडेट, सब टोटल और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, तीनों के तीनों ऑप्शन से डिसेबल हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। शेयर्ड मोड का मतलब क्या है कि मैं किसी के साथ शेयर करके स्प्रेडशीट पे काम कर रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, कोई दूसरा बंदा भी सेम स्प्रेडशीट पे काम कर रहा है अपने कंप्यूटर पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस इज अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज ऑफ ऑल योर कैलकुलेशंस। मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उन सभी की वैल्यूज का एक सेट बना दूं मैं, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा सिनेरियो। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर वही 6 में से 5 करने हैं। तो सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेसेस। डाटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज करते हैं? आंसर हो जाएगा डीबीएमएस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द लैंग्वेज दैट एनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में डाटा को एक्सेस करना और मैनिपुलेट करना, इसके लिए किस लैंग्वेज का यूज होता है? आंसर होगा डीएमएल। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम ही है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए इसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, डैश कमांड इज यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। टेबल में रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए अपडेट कमांड का यूज होगा। अब मॉडिफाई लिखा हुआ है, ये सोच के मॉडिफाई पे टिक मत मार देना, उसका पर्टिकुलर नाम है अपडेट कमांड। ठीक है, तो डी। अगला क्वेश्चन है, इन डैश रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। तो किस रिलेशनशिप के अंदर दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की कॉलम होते हैं? 3 तरह की रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाई थी, 1 to 1, 1 to many या फिर many to 1, और तीसरी थी many to many। ठीक है, तो 1 to 1 के अंदर दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होती है, आंसर हो जाएगा ए। 1 to many या फिर many to 1 के अंदर एक टेबल के पास प्राइमरी की होती है, और many to many में दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की नहीं होती है। ठीक है, तो 1 to 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस। तो ओरेकल मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस, और एग्जाम्पल बताऊं तो आपको ओपन ऑफिस बेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये सब आरडीबीएमएस के एग्जाम्पल में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल आ गया, है ना। नेक्स्ट है, डैश हैज इवॉल्व्ड सिंस 1960s टू ईज इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको शायद मैंने वन शॉट में नहीं कराया, ये चीज मैंने वन शॉट में नहीं पढ़ाई है अभी तक। जितने भी क्वेश्चंस आए वो सभी वन शॉट के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आगे भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी आपको वन शॉट के नोट्स में कहीं ना कहीं छिपे हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज मैंने नोट्स में नहीं लिखी है। अच्छा, अब करेंगे कैसे भैया? आपने तो नहीं पढ़ाया, आप तो कुछ नहीं पढ़ाते हो। अरे पढ़ाता हूँ यार, ऐसा मत कहो, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा तुक्का कैसे मारेंगे? अगर मैं कहूँ तुक्का कैसे मारेंगे इसमें, देखो 1960s के बाद ये चीज डेवलप हुई है, चलो ठीक है। इसका यूज क्या है? कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करना, बिल्ड करना और मेंटेन करना। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा, मैंने डाटाबेस की क्या डिफाइन बताई थी? डाटाबेस होता है इंफॉर्मेशन का कंटेनर। डाटाबेस इज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो तुक्का मारता मैं तो क्या मारता? डाटाबेस कंसेप्ट, तो मेरा तुक्का सही होता? अरे बिल्कुल सही होता। डाटाबेस कंसेप्ट ही इसका आंसर है। 1960s के बाद डाटाबेस कंसेप्ट डेवलप हुआ है और इससे हमें आसानी हुई है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन करने में। ये चीज आप याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, और तुक्का कैसे मारना ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट की डिफाइन देनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 5 में से 3 करने हैं और 2-2 नंबर के हैं, तो 6 नंबर का यहाँ पे हो गया। और सबसे पहले 4 एमसीक्यू आए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, 4 और 6 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? कोई भी बंदा स्ट्रेस में है, उसे एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, तो उसको स्ट्रेस से बाहर निकालना, उसकी हेल्दी बॉडी और माइंड को मेंटेन करना, इसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट फोकस करता है ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विदस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो
स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बेटर हैंडल करने में हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और हेल्दी बॉडी एंड माइंड को मेंटेन करने में अपने एफर्ट्स डालता है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करती है? तो जब स्ट्रेस हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है तो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो फील्स द इम्पैक्ट। तो स्ट्रेस ब्रेन में होती है, ऐसा तो है नहीं किसी को स्ट्रेस होगी तो उसका हाथ जल जाएगा, पैर जल जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो स्ट्रेस ब्रेन को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से बॉडी पे भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। आपने देखा होगा जिनको टेंशन होती है उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, ये सब चीजें आपने अगर ऑब्जर्व करी हो लोगों में, है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, स्किपिंग यानी रस्सी कूदना, और फॉर दैट मैटर इंडल्जिंग इन एनी स्पोर्ट हैज बीन फाउंड टू रिलीव स्ट्रेस एज दे स्टेबलाइज मूड, इंप्रूव सेल्फ स्टीम एंड इंड्यूस स्लीप। तो हम क्या कह रहे हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस को मैनेज करने में भी हेल्प होगी, और जो स्ट्रेस की वजह से जो ब्रेन पे हमारा इंपैक्ट पड़ रहा था उसकी वजह से जो हमारी बॉडी पे इंपैक्ट आने वाला था वो इंपैक्ट भी जो है कम देखने को मिलेगा। तो क्या क्या कर सकते हैं? वॉकिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा मूड भी ठीक रहेगा। और बस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, कोई भी नेटवर्क है उसके अंदर एक हम इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बना देते हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और उनको हम कनेक्ट कर देते हैं बाय नेटवर्क। फिर इसमें होता क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को हमने कंबाइन किया एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर में। समझे, एक नेटवर्क बनाया डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स का, उससे एक सिंगल कंप्यूटर वाला काम आप करवा रहे हो, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। उसका एक ही स्टोरेज लोकेशन हो जाएगा। फिर एग्जांपल है विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर्स के दो पॉजिटिव इंपैक्ट बताने सोसाइटी पे। जो सोसाइटी होती है उस पे एंटरप्रेन्योर के दो पॉजिटिव इंपैक्ट। तो देखो, एंटरप्रेन्योर कोई अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है, तो उससे सोसाइटी का फायदा होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी देता है। भाई कोई आपके घर के पास कोई फैक्ट्री वगैरह खुल गई तो वहां पे हो सकता है आपको जॉब मिल जाए कुछ, है ना। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। तो इनोवेशन एंड एफिशिएंसी को स्टिमुलेट करता है। इनोवेशन यानी कुछ ना कुछ नई चीज आप क्रिएट कर रहे हो, है ना। जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी को सॉल्व करते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर को एनकरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री मार्केट एवोल्यूशन? तो फ्री मार्केट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर की नीड्स और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं। भाई जो मार्केट में जो नया ट्रेंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप पहले जो है ऑफलाइन पढ़ते थे, अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, पहले आप ऑफलाइन पढ़ते थे, लेकिन जो कोचिंग्स पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी आज वही कोचिंग वाले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि भाई बच्चों की डिमांड, पहली बात तो अगर आपको हम कंज्यूमर बोले, कस्टमर बोले, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ये सब चीजें समझ में आई। अच्छा, पहले जो है आप बाजार में जाते थे सामान खरीदने, अब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो। जिन लोगों की दुकानें होती थी बाजार में, अभी भी होती हैं, वही अब ऑनलाइन बेच रहे हैं सामान। क्यों? क्योंकि कस्टमर की डिमांड और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, यही चीज है बस। देखो, फ्री मार्केट में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स आर एबल टू रेस्पॉन्ड टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, प्राइसेस, शिफ्ट इन डिमांड एक्सेट्रा। ठीक है, तो कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड करते हैं एंटरप्रेन्योर, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स एंड मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन डिजिटल सर्विसेज के बाद जो है एंटरप्रेन्योर्स हैव क्रिएटेड कंपनीज दैट ऑफर मेनी होम डिलीवरी सर्विसेज सच एज ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट, फूड, क्लोथ्स, एक्सेसरीज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और डिजिटल सर्विसेज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बाद जो है एंटरप्रेन्योर्स ने होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया। आगे, व्हाट इज द यूज ऑफ गैलरी इन राइटर? राइटर में गैलरी का क्या यूज है? तो गैलरी में आपको साउंड्स एंड ग्राफिक्स मिल जाते हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। किस तरह के ग्राफिक मिलते हैं आपको? कुछ तरह के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जैसे कोई कंप्यूटर का फोटो लगाना है आपको अपने डॉक्यूमेंट में, वो मिल जाएगा। कोई इस तरह का एरो आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। मतलब इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। कुछ साउंड्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो गैलरी प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू ग्रुप रियूजेबल ऑब्जेक्ट्स जस्ट ग्राफिक्स एंड साउंड्स दैट वी कैन इंसर्ट इनटू अवर डॉक्यूमेंट। ये तो गैलरी की डेफिनेशन। हम कर कैसे सकते हैं उसका यूज? कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी साउंड हमें इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम गैलरी में से उठा के पटक देंगे वहां पे अपने डॉक्यूमेंट में, ड्रैग करेंगे गैलरी से और वहां पे ड्रॉप कर देंगे अपने राइटेड डॉक्यूमेंट में। या फिर हम इंसर्ट मेनू में जाके कॉपी भी कर सकते हैं। अब बोलोगे भैया स्टेप्स तो हमें याद नहीं है।
हमने याद भी नहीं किए स्टेप्स, कोई बात नहीं। स्टेप्स मुझे नहीं लगता कि स्टेप्स पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता है कि स्टेप्स का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस बारे में कि भैया स्टेप्स के बारे में बताओ, याद करनी है कि नहीं करनी है। तो ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता कि छोड़ दो, लेकिन फिर भी छोटी मोटी याद कर लेना, जैसे कि इंसर्ट मेनू में जाके कॉपी करके आप गैलरी से कोई भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। और टूल्स मेनू में गोल सीक का ऑप्शन मिलता है, कंसोलिडेट ऑप्शन डाटा मेनू में मिलता है। तो ऐसे आप इतना तो याद कर ही सकते हो, है ना। मुझे नहीं लगता कि इतना भी आएगा वैसे तो। ठीक है, शेयर्ड स्प्रेडशीट में कमेंट करने से आप क्या समझते हैं? शेयर्ड स्प्रेडशीट पे कमेंट करने से आप क्या समझते हैं? कमेंट का मतलब होता है मैंने आपको स्प्रेडशीट शेयर की, ठीक है, मैंने स्प्रेडशीट पे काम किया और आपको शेयर की, वो आप क्या कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो आपको उसको, है ना। रिव्यू करते टाइम आपको लगा कि भाई इस सेल में गलती है और ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने जो है आपको स्प्रेडशीट दी, एक सेल है A2 सेल में मैंने वैल्यू लिखी हुई थी 11। आप रिव्यू करो, आप मतलब उसको रिव्यू कर रहे हो, आपको लगा 11 नहीं होना चाहिए, इसमें वैल्यू होनी चाहिए 14। तो वहां पे क्या होता है, कैल्क ऑटोमेटिकली एक कमेंट ऐड कर देता है कि सेल A2 वाज चेंज्ड फ्रॉम 11 to 14। क्या बोलेगा कैल्क अपने आप उस सेल के नीचे कमेंट कर देगा कि सेल A2 वाज चेंज्ड फ्रॉम 11 to 14, इस तरह से। लेकिन आप खुद से भी अपनी कमेंट लिख सकते हो कि भाई मैंने इसको चेंज किया क्यों 11 से 14, आप रीजन भी एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने चेंज क्यों किया है। ठीक है, समझ गए बात को। तो इन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंज अ कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंज। तो कोई भी चेंज अगर होता है, कोई भी रिकॉर्डेड चेंज जब होता है, यानी चेंजेस को हम रिकॉर्ड भी करते हैं ना, अब सब कुछ तो इसी में नहीं पढ़ा सकता, अगले सैंपल पेपर्स में रिकॉर्ड वाला क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, कोशिश रहेगी रिकॉर्ड वाला क्वेश्चन भी कवर करने की, है ना। और वन शॉट तो आपने देख ही रखा है, तो आपको आता होगा चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो कोई भी आप चेंज जब कर रहे हो तो कैल्क ऑटोमेटिकली वहां पे कमेंट ऐड कर देगा कि सेल फॉर एग्जांपल दिया हुआ है सेल बिफोर वाज चेंज्ड फ्रॉम 9 to 4, इस तरह से वहां पे कैल्क अपनी कमेंट ऐड कर देगा। लेकिन आप रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस, लेकिन आप जो खुद के भी वहां पे कमेंट ऐड कर सकते हो जैसे कि आप अपना चेंज एक्सप्लेन कर पाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब टोटल। सब टोटल से आप क्या समझते हो? देखो, पहले से मैंने कोई डाटा ग्रुप में अरेंज कर रखा है, ग्रुप्स में मैंने कोई डाटा अरेंज कर रखा है, उसको हम बोलते हैं अरेज, ARRAYS। ठीक है, अरेज या फिर अरे हम बोलते हैं डाटा जो कि ग्रुप्स में अरेंज किया हुआ है, उस पर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करना है मुझे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सब फंक्शंस होते हैं, इनमें से कोई फंक्शन मुझे अप्लाई करना है, उसके लिए सब टोटल का मैं यूज करता हूँ। ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझाई थी वन शॉट के अंदर। ठीक है, तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन को एक बार। Subtotal totals adds data arranged in an array that is a group of cells with labels for columns or rows, यानी कि कॉलम्स और रोज पे वहां पे लेबल्स लगे हुए होते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, तो यहाँ पे लेबल का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब लेबल्स हो गए ना। ठीक है, तो कॉलम या फिर रोज पे लेबल्स लगे होते हैं। यूजिंग द सबटोटल डायलॉग वी कैन सेलेक्ट एरेज, हम सेलेक्ट करते हैं एरेज को एंड एक फंक्शन चूज करते हैं, स्टैटिकल फंक्शन चूज करते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन कैसा होता है, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, है ना। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज बताना है। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डाटाबेस टेबल्स और डाटाबेस व्यूज। तो एक या एक से ज्यादा डाटाबेस टेबल से जब आपको कोई ना कोई डाटा को एकत्रित या फिर इकट्ठा करना होता है या फिर रिट्रीव करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे आपको ये चीज देखी गई है कि सेलेक्ट जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड DML कमांड, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड कौन सी है, सेलेक्ट। आगे बात करेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज मेनी ऑप्शनल क्लॉजेस। सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस होते हैं, एक होता है वेयर, एक होता है ऑर्डर बाई। हमारे सिलेबस में दो ही है, वेयर और ऑर्डर बाई। वेयर में क्या होता है, हम कंडीशन लगा देते हैं कि आपको कौन कौन सी रोज चाहिए। ऑर्डर बाई में हम ऑर्डर बता देते हैं कि किस चीज के अकॉर्डिंगली आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करके देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में डिफरेंस बताना है। देखो, फॉर्म क्या होता है, सिस्टमेटिक वे होता है डाटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। हम फॉर्म की मदद से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मतलब नया डाटा एंटर कर सकते हैं, पुराना डाटा डिलीट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म की हेल्प से डायरेक्टली अपने डाटाबेस में, टेबल्स में। रिपोर्ट की हेल्प से हम डाटा को समराइज्ड वे में देख सकते हैं, यानी कि डाटा की समरी लेने के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। यही डिफरेंस है, यही डेफिनेशन है। देखो, सिस्टमेटिक वे होता है फॉर्म, डाटा को स्टोर करने का हमारे डाटाबेस में।
एक इंटरफेस है ना यूजर स्पेसिफाइड लेआउट, यानी कि इसका लेआउट भी हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा फॉर्म देखने में कैसा होगा। इसकी वजह से हम डाटा को व्यू कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने डाटाबेस में, ठीक है। रिपोर्ट में डाटा को समराइज्ड मैनर में दिखाया जाता है और इससे ओवरऑल वर्क आउटकम को जो क्लियर फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। लैन और वैन में डिफरेंशिएट करना है 2 पॉइंट्स के साथ। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन छोटे ज्योग्राफिकल एरिया के लिए यूज होता है, जिसके घर में, किसी बिल्डिंग में या फिर किसी स्कूल में, किसी होटल में लैन का यूज होता है छोटे एरिया में। लोकल एरिया नेटवर्क इसका नाम है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में यूज होता है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस है। वैन और लैन में पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये लिख दो, लैन का यूज क्या होता है। लैन का यूज हम करते हैं पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने में, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, स्कैनर, इन सभी को कनेक्ट करने में जो छोटा सा नेटवर्क बन जाता है हमारे कंप्यूटर का, उसको हम लैन बोल देते हैं, छोटा सा नेटवर्क, ठीक है। वैन का यूज क्यों करते हैं? बड़े बड़े नेटवर्क बनाने में, जैसे इंटरनेट एग्जांपल हो गया वैन का, है ना। तो भाई देख लो, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ब्रॉड एरिया, एग्जाम्पल इसका स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, और यहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज। उसके बाद इसका यूज है कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्पीकर, और यहाँ पे कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। नेटवर्क को ही कनेक्ट कर देता है वैन, जो है नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करके और बड़ा नेटवर्क बना देता है, ठीक है। एग्जाम्पल सॉरी, आप जो डिफरेंस है यहाँ पे, इसका डिफरेंस तो आप ऐसे लिख के आओगे चल जाएगा। इसका डिफरेंस आप लाइन खींच के पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड ऐसे करके आना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 12 नंबर के हो जाएंगे और फिर आपका पेपर समाप्त, ठीक है। देखो, Shubham is working on a calc spreadsheet while performing some calculations by using a particular formula. He wanted to find values for the result he has already set. तो शुभम कैल्क स्प्रेडशीट पे काम कर रहा है। कैलकुलेशन जब वो करता है किसी फॉर्मूला से, तो वो चाहता है कि वो he wanted to find values for the result he has set already. तो उसने जो रिजल्ट पहले ही दे रखा है उसके लिए उसको वैल्यूज चाहिए। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। उसने रिजल्ट ऑलरेडी सेट कर रखा है, रिजल्ट ये सेट ऑलरेडी, उसके लिए वो वैल्यूज फाइंड करना चाहता है। किसकी? प्रिंसिपल की, रेट की, या फिर टाइम की, जो भी वो चाह रहा होगा। सजेस्ट हिम अ सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस टास्क। पता है आपको बैकवर्ड हम किसकी मदद से वर्क करते हैं? गोल सीक की मदद से। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन वो यूज करेगा? गोल सीक। ऑल्सो एक्सप्लेन दी ऑप्शन, और उसके साथ आपको वो ऑप्शन एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ऑल्सो एक्सप्लेन दी ऑप्शन विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द सेम टास्क विद मल्टीपल वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे तो गोल सीक जो है वो सिंगल वेरिएबल में काम करता है। दूसरा क्या है? जो मल्टीपल वेरिएबल्स में काम करता है उसका भी नाम बताओ, उसे एक्सप्लेन करो। ठीक है भाई, कर देंगे। पहले गोल सीक को कर लो, तो क्या लिखेंगे? पहले ही शुड यूज गोल सीक फॉर दिस टास्क। उसके बाद गोल सीक अंडर टूल्स मेनू, टूल्स मेनू के अंदर गोल सीक मिलता है। इसकी मदद से वी कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट वी वांट। डेफिनेशन आंसर में लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखी हुई है कि हम इससे हम देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज प्रोड्यूस करेंगी उस रिजल्ट को जो हमने पहले ही सेट कर रखा है, द रिजल्ट वी वांट। ठीक है। सॉल्वर क्या होता है? सॉल्वर इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द सेम टास्क विद मल्टीपल वेरिएबल्स। यानी कि पहले हमने इसका अंतर लिखा है कि सॉल्वर इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। इसकी डेफिनेशन, सॉल्वर जो है मोर इलेबोरेट फॉर्म होता है गोल सीक का, टूल्स मेनू में ही मिलता है। डिफरेंस क्या है इन दोनों का? सॉल्वर जो है मल्टीपल वेरिएबल्स में काम करता है और इसका यूज होता है रिजल्ट को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करना हमारे वैल्यूज या फिर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रिजल्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। रोहित एडिट कर रहा है एक राइटर डॉक्यूमेंट को। वो चाहता है टू कट ऑफ सम अननेसेसरी पार्ट्स ऑफ अ पिक्चर। तो राइटर डॉक्यूमेंट में उसने एक पिक्चर इंसर्ट कर रखी है, वो चाहता है कि कुछ अननेसेसरी पार्ट, यानी कि जो पार्ट्स को नहीं चाहिए उनको वो रिमूव कर दे। तो उसके लिए वो क्या करेगा? क्रॉप करेगा। सीधी सी बात है, उसको एक्सप्लेन कर दो। ही शुड यूज क्रॉप ऑप्शन, और क्रॉप की डेफिनेशन लिख दो। व्हेन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ सेक्शन ऑफ द इमेज फॉर द पर्पस ऑफ आवर डॉक्यूमेंट वी विश टू क्रॉप कट ऑफ पार्ट्स ऑफ इट। टू स्टार्ट क्रॉपिंग, क्रॉपिंग स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? राइट क्लिक करेंगे पिक्चर पे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके वहां पे एक पिक्चर ऑप्शन आएगा पॉपअप मेनू में, वहां से पिक्चर पे क्लिक कर देंगे और वहां पे जो है पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और वहां पे हम क्रॉप पेज पर क्लिक करेंगे। अब बोलोगे फिर से स्टेप्स आ गई। इतनी आप अगर नहीं भी लिखते ये चीज, ये पॉइंट आप नहीं भी लिख सकते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इतना तो लिख दो। राइट क्लिक करके पिक्चर पे क्लिक करना होता है, इतना तो आप लिख ही सकते हो ना, है ना। ठीक है, तो क्रॉप करने में 2 ऑप्शन आते हैं, कीप स्केल और कीप इमेज साइज। कीप स्केल को जब सेलेक्ट करते हो तो इमेज का साइज भी चेंज हो जाता है, लेकिन जब कीप इमेज साइज को सेलेक्ट करके आप क्रॉप करते हो तो इमेज का रिमेनिंग पार्ट या तो एनलार्ज हो जाता है अगर आप क्रॉप पॉजिटिव वैल्यूज में कर रहे हो,
या फिर सिकुड़ जाता है, श्रंक हो जाता है अगर आप नेगेटिव वैल्यूज में क्रॉप कर रहे हो। इससे क्या होता है, इमेज की हाइट और विड्थ अनचेंज्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेरी वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक टेबल दी हुई है जिसका नाम क्लास है और यहाँ पे आपको क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, क्या करना है, सेलेक्ट ऑल दी नॉन मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास टेबल। तो कंडीशन दी है कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉन मेडिकल, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉन मेडिकल, और लास्ट में लगा दूंगा सेमीकोलन। देख लो भाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉन मेडिकल। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना? ये चीजें भी वन शॉट में करा चुका हूं मैं, कबर आप वहां से देख सकते हो उसको। लिस्ट द नेम्स दैट हैव ग्रेड ए सॉर्टेड बाय एवरेज मार्क। तो जिनके पास ग्रेड ए है उनकी आपको नाम लिखने हैं उन लोगों के, ठीक है, और उनको सॉर्ट भी करना है ना, एवरेज मार्क से। कैसे करेंगे, एक मिनट, हाँ कैसे करोगे, सिलेक्ट नेम, भाई केवल नेम ही तो चाहिए आपको, लिस्ट दी नेम्स, सेलेक्ट नेम। स्टार के लिए आपके के सारे कॉलम्स आएंगे, नंबर भी आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा, सब्जेक्ट मार्क्स सब कुछ आएगा। मैं कहूँगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास, फिर क्या लिखूंगा, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए, ऑर्डर बाई एवरेज मार्क, ऑर्डर बाई एवरेज मार्क। ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए मैं ऑर्डर बाई का यूज करता हूं। लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए, ऑर्डर बाई एवरेज मार्क, ऑर्डर बाई एवरेज मार्क, लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। बोलो भैया ये बीच में क्यों बैठे, चलो फिर से आ जाते हैं इधर। देखो, डिस्प्ले नेम्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज ग्रेड इज बी, जिनकी ग्रेड बी है उनके नेम और सब्जेक्ट। तो सेलेक्ट नेम कॉमा सब्जेक्ट, सेलेक्ट नेम फिर कॉमा लगा के सब्जेक्ट, फ्रॉम क्लास वेयर ग्रेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, इतना क्लियर है, नेम सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास वेयर ग्रेड इज इक्वल टू बी, कंडीशन लगानी होती है। अब यहाँ पे डिस्प्ले नेम्स एंड एवरेज मार्क हेड बाई 5, नेम और एवरेज मार्क को डिस्प्ले करना है 5-5 ऐड करके। तो मैं लिखूंगा, मतलब एवरेज मार्क में सभी के 5-5 नंबर बढ़ा दो भाई। सेलेक्ट नेम कॉमा एवरेज मार्क प्लस 5 लिख देना वहां पे फ्रॉम क्लास, सेलेक्ट नेम कॉमा एवरेज मार्क प्लस 5 फ्रॉम क्लास, नेम कॉमा एवरेज मार्क, बस ठीक है यार, इतना ही तो। दो क्वेश्चन बचे हैं, उनको फटाफट कर लेते हैं। ड्यू टू पेंडेमिक एवरीवन वाज बाउंड टू स्टे एट होम, बट ड्यू टू इंटरनेट द होल वर्ल्ड वाज कनेक्टेड। तो पेंडेमिक की वजह से सभी को घर पे रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया कनेक्टेड थी। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, नेम एनी टू वेब ब्राउजर्स, दो वेब ब्राउजर के नाम बताने हैं और वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब बताना है, और फिर एक्सप्लेन करना है हाउ इज डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। ये कहीं होगा क्वेश्चन नहीं है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। ठीक है, हाँ, तो वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन बता दूं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का कनेक्शन है, सिस्टम है, जिसको इंटरनेट की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो। वेब ब्राउजर की मदद से आप वेब पेजेस को देख सकते हो, जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और अदर मल्टीमीडिया होता है, और उसमें आप हाइपर लिंक्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हो। ठीक है, वेब ब्राउजर के दो एग्जांपल लिखने थे, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर आप लिख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज भी आप लिख सकते हो। अब आता है सेकंड पार्ट, हाउ इज डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। तो इसके लिए मैं अलग से स्लाइडर लेके आ गया हूं आपको, वन शॉट वाली स्लाइड। डाटा ट्रांसफर जब हम इंटरनेट पे करते हैं तो पैकेट्स की फॉर्म में करते हैं। कोई भी फाइल में आपको भेज रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे, तो पैकेट्स की फॉर्म में भेजूंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई फाइल है वो पैकेट्स में टूट जाती है, छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाएगी, और एक करके पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाएगा। तो ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। एक से दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा एक एक पैकेट, जब तक वो फाइनल कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाता। हर एक कंप्यूटर पे पैकेट का अगला रास्ता डिसाइड हो जाता है कि अब इस कंप्यूटर पे पहुंच गया है, इसके बाद अब कौन से कंप्यूटर पे जाना है वो पैकेट। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट्स का सेम रूट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे पैकेट्स का सेम रूट हो। डेस्टिनेशन पे सभी के पैकेट्स को फिर से चेक किया जाता है, और अगर कोई भी पैकेट ऐसा है जो रह गया है, जो छूट गया है, फिर से चेक किया जाता है, और अगर कोई पैकेट छूट गया है तो फिर से मैसेज भेजा जाएगा एक कि भाई फलाना पैकेट रह गया है, उसको भेजा जाए। इस तरह से मतलब उसको वार्निंग दी जाती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि सारे के सारे पैकेट्स पहुंच नहीं जाते। जैसे ही सारे के सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं, उनको फिर से रीअसेंबल किया जाता है, और फाइल जो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ये पूरा काम सेकंड्स में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर का। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस बतानी है इन डाटाबेस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, तो मेरे पास दो टेबल्स हैं। एक होती है प्राइमरी की टेबल, यानी कि जो मेन टेबल है, और एक होती है आपकी रेफरेंस टेबल या फिर रिलेटेड टेबल। ठीक है, समझते हैं इसमें क्या होता है।
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज क्या है? टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन रिलेशनशिप। अच्छा, ये प्राइमरी की और इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से कुछ चीजें अवॉइड हो जाती हैं, कुछ चीजों से हम बच जाते हैं, उन चीजों को करने से कुछ चीजें हम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अच्छा, नहीं करना अच्छी बात है गंदी बात है? अच्छी बात है। यहाँ पे इससे क्या है, हमारी डाटा कंसिस्टेंसी बनती है, इससे हमारी डाटा कंसिस्टेंसी बनती है, एक्यूरेसी बनती है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, पहला फीचर देखो, आप रिलेटेड टेबल में कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते जब तक कि प्राइमरी की टेबल में वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मान लो यहाँ पे किसी बंदे का रिकॉर्ड नहीं है, तो उस बंदे का रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, आप यहाँ पे प्राइमरी की में कोई रिकॉर्ड चेंज नहीं कर सकते अगर उसका कोई रिकॉर्ड रिलेटेड टेबल में पहले से अवेलेबल है। तीसरा क्या है, अगर कोई रिकॉर्ड रिलेटेड टेबल में है तो उसको आप यहाँ पे डिलीट भी नहीं कर सकते। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मान लो रिलेटेड टेबल में किसी बंदे का रिकॉर्ड है, तो उस बंदे का रिकॉर्ड आप प्राइमरी की टेबल में ना तो चेंज कर सकते हो, ना तो मॉडिफाई कर सकते हो, ना तो डिलीट कर सकते हो। ये तो लास्ट के दो हो गए। पहला क्या कह रहा है कि अगर प्राइमरी की टेबल में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है तो आप रिलेटेड टेबल में उसका रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट कर सकते। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सैंपल पेपर हमारे साथ सॉल्व किया। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया बिजली कैसे वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपने फालतू में स्विच ऑन कर रखा है। ठीक है, तो ये लाइट का है भाई, ये इसका नहीं है, ये लाइट का है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो। थैंक यू।